अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है साजिद तारड़ साहब ने। आप सब सर को जानते हैं, हम सुनते रहते हैं उनकी बातें और वीडियोस देखते रहते हैं। और आज हम एक जैसे कहना चाहिए पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उस पे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इशू जो आजकल इमरान खान साहब के जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद आया है वो नवाज शरीफ साहब का केस, जिसमें कि जिसे कहना चाहिए ब्रॉडशीट के जो सीईओ है उसने माफी भी मांगी है, उस पर भी हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू थैंक यू। आरज़ू, प्लेजर फॉर हैविंग मी इन योर शो। नमस्कार, सलाम, प्रणाम। आपके देखने वालों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। बहुत शुक्रिया सर। सर आप बड़े फेवरेट हो गए। अब तो इंडिया में भी हमारे टीवी चैनल पे भी क्लिप चलाया है उन्होंने वो आपका। तो मोहब्बत है साहब। लास्ट वीक मुझे पिक्चर्स आई, मैं आपको बल्कि भेज भी दूंगी, मैं भूल नाइस ऑफ गई यू। थी। क्योंकि मेरा खुद मैं बल्कि एक शादी में जो बड़ा जल्दी भारत जाने हम्म। वाला हूँ मेरे, और मैं बड़ी बड़ी दफा जा चुका हूँ भारत, और आई फील लाइक होम ईच टाइम आई गो देयर। बड़ा प्यार, बड़े मोहब्बत है वहाँ हम सब लोगों के लिए। मैं हमेशा बिल्कुल। दुआ गो हूँ आपके देखने वालों के लिए। बहुत शुक्रिया सर। नवाज शरीफ साहब को जो है वो कह दिया ब्रॉडशीट के सीईओ ने कि जी कोई केस उनके खिलाफ जो 21 साल से था, कह रहे हैं कि 1 रुपए की भी करप्शन साबित नहीं हो पाई। माफी भी मांगी है, वीडियो भी मौजूद है उनकी। क्या कहेंगे आप? देखें, उसके बारे में मैंने पूरी उसको उसका बैकग्राउंड भी स्टडी किया। उसके बारे में मैं पहले भी पढ़ता रहा हूँ, और अभी जो स्टेटमेंट आई उसके हवाले से भी एक कंट्रोवर्सल सा है, एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया हुआ है उसके बारे में कि पहले उनकी स्टेटमेंट्स कुछ और थी, अब उनकी स्टेटमेंट्स कुछ और हैं। तो इसके बारे में ये है कि वैसे अगर जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब को विक्टिमाइज किया गया, या जिस तरीके से उनकी फैमिली को विक्टिमाइज किया गया, उसकी तो मिसालें सामने हैं। जिस तरीके से अगर आप देखा जाए, तो अगर आप डांट में लाएं, तो जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब को इंतकामी सियासत में उनको धकेला गया, जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब के पीछे गए, जिस तरह से अब्बासी साहब हमारे जो है नून लीग के थे उनके पीछे गए, जिस तरीके से एहसन इकबाल साहब को विक्टिमाइज किया गया, तो ये पूरी एक मशीनरी को, हुकूमती मशीनरी को जिस तरीके से अब्यूज किया गया, इस सियासत में एक पाकिस्तानी सियासत में एक नई चीज इंट्रोड्यूस कराई गई है कि जो आपके साथ एग्री नहीं करता आप उसको इबरत का निशाना बना देते हैं, जिस तरह आजकल हो रहा है। देखें, हमारे पाकिस्तान आर्मी के जो सीनियर कमांड है उनके खिलाफ ट्रोलिंग शुरू हुई है, उनके खिलाफ नफरत आमेज चीजें मैं समझता हूँ कि जो कि बहुत गलत है। पाकिस्तान के एक जो स्ट्रॉन्गेस्ट और ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशन है उसको बदनाम करना मेरे ख्याल में बिल्कुल ज्यादती है। मैं इसको और जिस तरीके से आजकल नेशनल मीडिया पे जो जबान इस्तेमाल की जा रही है, मैं उसको कंडेम करूंगा, और बिल्कुल मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान में साफ सुथरी सियासत और जमहूरियत की बुनियादें रखी जाए। ये बिल्कुल गलत रवश है कि अगर वो आपके साथ हैं, अपनी पार्टियां छोड़ के आए, तो फिर वो बाज़मीर हैं, और अगर आपको छोड़ जाए तो वो बेज़मीर हैं। फिर आप यहां तक उनको कह रहे हैं कि उनके बच्चियों से शादियां कोई नहीं करेगा, फिर आप इशारे दे रहे हैं लोगों को कि उनके बच्चों को स्कूलों में उनको बुली किया जाए। तो ये मेरी समझ से बाहर है। एक दिन आप जो है वो तकरार में हैं, दूसरे दिन आप माफिया मांग रहे होते हैं। बल्कि आप तो नवाज शरीफ साहब की बात कर रही हैं, मेरे ख्याल में जो पिछले कुछ दिनों में जो इस वक्त हो रहा है, बहुत अजीब सा माहौल है। जिस तरीके से उन्होंने पिम्स की इमरजेंसी के इफ्तिताह पे एक नया शोशा छोड़ा, और फिर उसके बाद शेख रशीद साहब ने कहा कि 27 मार्च को एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया जाएगा। एक तरफ से चौधरी निसार की धमकियां दी जा रही हैं, पता नहीं वो क्या लेकर आएंगे, तो वो जिससे हर चीज जो है नून लीग को तबाह कर दिया जाएगा। मेरी तो समझिए, वो जिस तरह कहते हैं कि हम नहीं तो कोई भी नहीं, ये सियासत में इस तरह नहीं होता। ये बिल्कुल गलत रवश है, इंतकामी सियासत। और फिर उसके बाद और जो दो बातें जो मैं आज आरज़ू आपसे देखने वालों को कहूंगा, कि पाकिस्तान के माजी में हमेशा अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए, या आपने मुल्क खतरे में ये नारा लगाया कि मुल्क खतरे में है, या फिर आपने नारा लगाया कि इस्लाम खतरे में। या मजहब का कार्ड खेला गया या मुल्क का कार्ड खेला गया, ये दोनों गलत बातें हैं। ये हमारे सियासतदानों को ग्रो अप होना पड़ेगा। सियासत बुर्दबारी और रिलेशनशिप बनाने का नाम है। एक दूसरे को बर्दाश्त करने का आपके अंदर सलाहियत होनी चाहिए। जिस तरीके से जो आजकल हो रहा है, मैं इसको बिल्कुल सियासत नहीं समझता। नॉन इलेक्टेड लोग जो है वो, उनको मुल्क की चाबियां दी गई हैं, और उसका रिजल्ट सामने आ रहा है। जो जितने एमएनए हैं, मैं उनके साथ हूँ, मेरी फीलिंग्स है। आप करोड़ों रुपया लगाकर
जब लोगों के वोट लेकर जब इस्लामाबाद पहुंचते हैं तो आगे हुकूमत किसी और के हाथ में होती है। नॉन इलेक्टेड लोग, करप्ट लोग जो बाहर से गए हैं, डुअल नेशनल हैं, वो जब डिसीजन मेकर होंगे और जिन लोगों ने हलकों में जाना है, जो लोगों को जवाबदेह है, जब उनको आप उनकी इज्जत अफजाई नहीं करेंगे, आप उनकी हौसला अफजाई नहीं करेंगे, तो यही रिजल्ट होगा। इस वक्त मैं समझता हूँ 40 से ज्यादा एमएनए जो है वो और एक और टर्म मैंने अगले दिन सुनी एक आपके सीनियर वजीर से, वो बजाय के नाराज अरकान असेंबली की बजाय कह रहे थे उदास उदास अरकान असेंबली। भाई उदास किस चीज से है? वो तो मैं तो मायूस अरकान असेंबली है। वो बल्कि विक्टिम ऑफ पीटीआई है। मैं खुद विक्टिम ऑफ पीटीआई हूं, क्योंकि मैं खुद समझता था कि शायद इमरान खान विल बी निजात दहंदा होंगे पाकिस्तान के लिए, तब्दीली का नारा लगाया था। हम खुद इस चीज सिस्टम से बेजार थे, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ना सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे आप बिल्कुल आइसोलेटेड हैं, इकोनॉमी आपकी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, सियासी मेच्योरिटी है घंटों के हिसाब से। मुझे अफसोस होता है कि जब भी बात टीवी खोला जाए तो कहा जाता है अगले 10 घंटे बहुत सेंसिटिव, अगले 24 घंटे बहुत सेंसिटिव, अगले 48 घंटे बहुत सेंसिटिव है। तो कंट्री घंटों के हिसाब से चलते हैं। देखिए कितनी बड़ी एम्बेरसमेंट है। इंटरनेशनल भारत में, अमेरिका में, चाइना में, रशिया में लोग क्या देखते होंगे सुन कि ये घंटों पे जो कंट्री चल रहा है, आवर्सली बेसिस पे। लेकिन सर पाकिस्तान को तो हमेशा से कहा गया है कि मुल्क बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है, हर थोड़े दिन बाद यही सुनने को मिलता है। लेकिन एक चीज सर मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट आपसे थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगी कि जो इदारों की आप बात कर रहे हैं, तो इदारे जहाँ पे उनके लोग जहाँ गलत होंगे तो उनको वहां गलत कहा जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो सब फरिश्ते उतरे हुए हैं और उनमें कोई गलत नहीं है। चाहे आप आसिम सलीम बाजवा की एग्जाम्पल देख लें, और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पैसे बनाए हैं और वो किसी किस्म का बता नहीं रहे कि कहाँ से आया। तो अगर पॉलिटिशियन से पूछा जा सकता है तो रिटायर्ड फौजियों से क्यों नहीं पूछा जा सकता? बिल्कुल मैं एग्री करूंगा आपके इस बात से, बिल्कुल एग्री करूंगा कि एहतसाब तो सबका क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरा जो इशारा ये था कि अभी तक अगर पाकिस्तान में कोई इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज्ड है तो वो सिर्फ वो जो पाकिस्तान की फौज है वो ऑर्गेनाइज्ड है। और उसमें जो जो आपने देखा होगा कि जब भी पाकिस्तान में रेस्क्यू किया गया तो उसी इंस्टीट्यूशन ने रेस्क्यू किया, चाहे जलजिला हो चाहे सैलाब हो, दूसरी चीजें तो खत्म हो चुकी। और दूसरा जो आप बात कर रही है उसमें आरजू मैं हमेशा ये कहता हूं कि एक ग्रैंड अलायंस है, ग्रैंड अलायंस फॉर करप्शन। उसमें हर बंदा शामिल है, हर इंस्टीट्यूशन का, हर ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे वो अदलिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे कोई भी हो। मैं बिल्कुल एग्री करूंगा कि हर डिपार्टमेंट के अंदर आपने रिटायर फौजी अफसरों को लगाया, बिल्कुल गलत है। नौजवानों के लिए आपने अपॉर्चुनिटीज खत्म कर दी, दे आर डिसअपॉइंटेड। मैं बिल्कुल उसको, लेकिन ये सारी चीजें ठीक होनी चाहिए मेरे ख्याल में। बिल्कुल। और लेकिन उसमें सर जी और मैं सर उसमें उम्मीद रखता हूं। देखें मैं अब मायूस होकर एक पॉइंट पे पहुंचा हूं कि देखें कि लोग मैच्योर हो जाते हैं, लोग चेंज होते हैं। शायद ये इंस्टीट्यूशन, शायद सियासतदान, कुछ सियासतदान, सारे नहीं तो शायद जो लोग अब देखें, क्योंकि इससे आगे जाने की गुंजाइश नहीं है आपके पास। पाकिस्तान जहां आज खड़ा इससे नीचे नहीं जा सकता मेरे ख्याल में। देखें ना आप मुआशी तौर पर आपके क्या हालात है, आपकी हर पॉलिसी डॉलर के पीछे, आपकी हर सब पॉलिसी। जिस तरह कहते हैं जी, जिस तरह अगले दिन खान साहब ने खुद फरमाया कि जी भारत की फॉरेन पॉलिसी देखे मैं पाकिस्तान की भी चाहता हूँ। वो यार आप वो इंडिपेंडेंट है मुआशी तौर पर, आप मुआशी तौर पर पैसे मांगते फिर रहे हैं। आपने तो कंट्री छोड़ा कौन नहीं जिससे पैसे ना मांगे हो, तो आप किस तरह आजाद हो जाएंगे भाई? आजाद अपनी फॉरेन पॉलिसी बना लेंगे, जहां से पैसे आएंगे उनकी शरायत होगी साथ। ये तो बिल्कुल ये तो एक दीवाने का ख्वाब है ना, ये कि आप पैसा लोगों से मांग कर खाएं और कहें जी हम आजाद अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे। ये किस तरह हो सकता है? इट इज इम्पॉसिबल। बल्कि ये सोचना भी नहीं चाहिए। पहले मुआशी तौर पर देखें कि आपने 22 आईएमएफ के प्रोग्राम किए हैं और $1 पाकिस्तान में नहीं रुका। आपने दुबई और लंदन की सारी प्रॉपर्टी खरीद ली। तरक्की आप कर रहे हैं, लेकिन दुबई और लंदन में कर रहे हैं, पाकिस्तान में नहीं कर रहे हैं। और सर 182 का डॉलर हो चुका है, आज जो क्लोजिंग हुई है वो 182 पर हुई है। लेकिन साथ साथ इमरान खान साहब की जो जबान है, मतलब कभी वो कहते हैं मैं 3 चूहे जो है मुझे मारने निकले हैं, कभी कहते हैं 3 स्टूजेस हैं, और कभी किसी को चोर, कभी जरदारी साहब को कुछ, कभी ये आपको क्या लग रहा है? फ्रस्ट्रेशन लग रही है क्या खान साहब को? समझ आ गई है कि अब मैं रुक नहीं पाऊंगा? ये 3 स्टूजेस और 3 चूहे तो चले फिर भी लोग हजम कर सकते हैं। जो अगले दिन इनके एक एडवाइजर ने जो जुबान इस्तेमाल की डॉक्टर रमेश कुमार के खिलाफ,
और किस इनको खान साहब जो मदीने की रियासत के सबसे बड़े ठेकेदार हैं, इन्होंने कंडेम किया उसको? नहीं किया। क्यों नहीं किया? मेरा ये क्वेश्चन मार्क होगा। उन्होंने आके इस्लामाबाद की सड़कों पे रंडियां लफ्ज इस्तेमाल किया, नेशनल टीवी पे ये सब कुछ चला है, किसी ने कंडेम किया इस चीज को? मॉरल्स नहीं है लोगों के लिए। मदीना की रियासत और हजरत उमर की मिसालें, और खुद ये खुश होते हैं जो इनका एडवाइजर कोई भी इस तरह की जबान इस्तेमाल करता है, सुना उसको प्रमोट कर दिया जाता है पीटीआई में। और इस वक्त जो ट्रोलिंग कर रहे हैं जिसके पीछे विक्टिमाइज, ऐसी गंदी मेरे खिलाफ, बल्कि मैं बताऊं, मैं तो खैर ज्यादा कमेंट्स तवज्जो नहीं देता, उसकी वजह कि अगर मैं तवज्जो दूं तो मैं बोल नहीं सकूंगा। इसको आपको न्यूट्रल रहना पड़ता है। अगर आप ज्यादा कमेंट पढ़ेंगे तो फिर आप तो पागल हो जाएंगे। लेकिन मेरे खुद पीछे आते हैं। लेकिन इसका क्या फायदा है? देखिए, इनको अगर इनसे पूछा जाए, ज्यादातर जो पीटीआई के सपोर्टर है, मेरा मकसद इनको पूछे डबल स्टैंडर्ड इनकी अपनी सारी पार्टी नोटों की है। खुद इन्होंने सिंध हाउस पे अगले दिन अटैक किया। तो मेरा भाई, मैं इसको खुल्लम खुल्ला दहशतगर्दी कहूंगा जो इन्होंने। सर, उससे पहले ये पीटीवी पे भी अटैक कर चुके हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर शलवारें लटका चुके हैं, सब कुछ भी है इन्होंने। पीटीवी पे तो आरजू इन्होंने हमला किया था बल्कि। हाँ। और उसके बाद देखें, जो इनके साथ नहीं है वो उसको कहेंगे ये बेजमीर है। उनके ऊपर क्या क्या इल्जामात, नहीं, उनके घरों पे हमले करते हैं जाके। ये सियासत इसको कहा जाएगा? कौन सियासत इसको कहेगा? लेकिन ये कि बस उसकी वजह ये है कि एक अफसोस के साथ मैं कहूंगा कि अलमिया ये है कि पाकिस्तान में जो भी जो रूल कर रहा होता है उससे पिछला उससे बेहतर लगता है। इसका मतलब है कि हम नीचे से नीचे पस्ती में जा रहे हैं। आजकल आपको देखें तो आपको पीपल्स पार्टी और नून लीग अच्छी नजर आ रही होगी। जब वो थे तो उससे पहले आपको परवेज मुशर्रफ साहब अच्छे नजर आते थे। उससे पहले देखें तो आपको उससे पहले जो हम मुसलसल पस्ती की तरफ हमारा सफर। सर, आपकी बात से आपने कहा कि पस्ती की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इसी बात से मुझे एक चीज और यहाँ पर याद आई कि जो हम अपनी माइनॉरिटी के साथ करते हैं, अभी फिर एक छोटी सी बच्ची जो थी पूजा, उसको जिस तरह से मार दिया गया, सर शर्म आती है हमें। अब तो हम ये कह कह के भी थक गए, हमें बड़ा अफसोस है। ट्रेंड चला चला के भी ट्विटर पे बस हम फर्ज पूरा करते हैं, प्राइम मिनिस्टर के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता, और किसी चीफ मिनिस्टर के मुंह से। सर, कब तक हम ये शर्मिंदगी उठाएंगे? कब तक हम लोगों को ऐसे मजहब पे मारेंगे? इस वक्त मैंने आपको बताया कि इस्लाम कार्ड खेला जा रहा है। कहते हैं जी कि इस्लामोफोबिया का नेशनल डे है। मैं कहता हूं इन्होंने जो सियालकोट में किया था उसका हल निकला? कुछ नहीं निकला। मेरी ये ख्वाहिश थी, मैंने रिकमेंड किया था कि इनको चाहिए था कि उस जली हुई डेड बॉडी को हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब खुद श्रीलंका लेके जाते, साथ अपनी कैबिनेट भी लेकर जाते और जाके माफी मांगते उनसे। लेकिन किसी के अंदर इतनी मॉरल करेज नहीं। अब वो जो बेटी, आप जो सखर के रोही के, वो जो सखर में जो बच्ची पूजा जिसकी इन्होंने किया है, एक किसी ने कोई कंडेमिनेशन नहीं। और पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज के जो हालात हैं, कोई ढके छुपे नहीं है कि वहां पे क्रिश्चियंस के साथ क्या हो रहा है, हिंदू बरादरी सिंध के उनके साथ क्या हो रहा है, वहां अहमदियों के साथ क्या हो रहा है। आज के 21st सेंचुरी में फेथ बेस अगर किसी को विक्टिमाइज करना है तो मैं समझता हूं कि दे नीड अ न्यू रिलीजन। उसकी वजह यह है, इस्लाम अगर आप कहते हैं तो इस्लाम तो प्यार मोहब्बत का, पीस इस्लाम का मतलब पीस है। आप हेट्रेड किस तरह किसी को कह सकते हैं कि नहीं भी। और मेरा मकसद, मैं हमेशा कहता हूं आरजू, दुनिया का हर मजहब अच्छा है अगर आप उसको अप्लाई करें अपनी जिंदगी में। लेकिन आप अप्लाई करने बगैर, आपको किसने राइट ये दिया है कि आपके दूसरों के जाके मजाहिब को क्रिटिसाइज करें, और जबकि आप खुद अपने मजहब के ऊपर अमल ना करते हो। लेकिन सर, ये लोग जो है कब से हर साल जो है कई हजार बच्चियों को जो है ले जाते हैं, उठा के मार डालते हैं। कोई प्राइम मिनिस्टर, सिर्फ इमरान खान की बात नहीं है, जो पिछले प्राइम मिनिस्टर्स थे उनमें भी कोई आवाज नहीं निकालता। और अभी फिर जिस तरह से उस बच्ची पूजा को मार दिया गया, तो इमरान खान साहब ने एक अफसोस कर बात तक नहीं की, एक लफ्ज मुंह से नहीं निकाला। ये हम किस तरफ जा रहे हैं? हम पूरी दुनिया देख रही है, और कितनी शर्मिंदगी की बात है, एम्बैरेसमेंट होती है। अफसोस तो होता ही है, हमारे जैसे लोग जो थोड़ी बहुत शर्म रखते हैं उनको तो अफसोस होता है। लेकिन इसको कैसे रोका जाए? इस चीज को इसको रोका किस तरह जा सकता है? आप मुझे ये बताएं। हमारा सफर अफगानिस्तान की साइड पे, हमारा सफर जो डायरेक्शन है सोमालिया की तरफ जा रही है। उसकी वजह यह है कि केपीके में अंदर आप फजलुर रहमान साहब की पार्टी आ चुकी है, और यहाँ पे टीएलपी के साथ सीट एडजस्टमेंट हो रही है। तो आपकी डायरेक्शन, आप पूछ रही हैं कि डायरेक्शन क्या है? आपकी डायरेक्शन तो अफगानिस्तान, आपकी डायरेक्शन तो सोमालिया बनने जा रहे हैं। सऊदी अरेबिया जो है वो अपने आप को चेंज करके ओपन कर दिया उसने, और आप उसकी जगह लेना चाह रहे हैं।
मेरी समझ से बाहर है ये चीजें कि आप आपकी डायरेक्शंस क्या है, पाकिस्तान के जो डिसीजन मेकर्स हैं वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग के अंदर क्या है, वो कहाँ जाना चाहते हैं। और ये बिल्कुल बिल्कुल। मैं खुद इस तलबगार हूँ इस क्वेश्चन का कोई जवाब दे कि व्हाट इज आवर डायरेक्शन, वेयर द पाकिस्तान इज हेडिंग। लेकिन इस वक्त आरजू, इस वक्त मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर 2 वक्त का खाना एक लग्जरी बन चुका है। हम्म। लोग इस वक्त, मैं पाकिस्तान से आया हूं तो मैं ड्राइवरों से, वेटर्स से, मैं सफाई करने वालों से, मैकेनिकों से पूछ के आया हूं, उनकी चीखें सुन के आया हूं, उनके आंसू देख कर आया हूं। और सिर्फ अगर किसी को नहीं नजर आता तो इस्लामाबाद के आसपास या यूथियों को नजर कुछ नहीं आता। और कैबिनेट जो है वो सबसे ज्यादा जो है जिनकी इनकम डॉलर्स और पाउंड में है उनको महंगाई नजर नहीं आ रही। क्योंकि क्यों नजर आएगी? क्योंकि डॉलर तो ऊपर जाता है, जिस तरह हमारे गवर्नर साहब ने कहा था कि डॉलर ऊपर जाता है तो भी लोगों का फायदा होता है। सोच की पस्ती देखिए उनकी। तो वाकई उनके लिए महंगाई तो कुछ नहीं होगी ना, जिनके लेकिन सर प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं मैं कोई आलू और वो क्या कहते हैं टमाटर प्याज आलू के प्राइस देखने के लिए नहीं आया हूँ, इस बिल्कुल, किस्म की तो बातें करते हैं वो। क्योंकि सही कहते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह के प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने कहा था फ्रांस में, जिन्होंने कहा था कि आपको रोटी नहीं मिलती तो केक खा लिया करें। तो ये इनकी मिसालें तो बिल्कुल वही है कि मैं टमाटर नहीं देने आया तो बताया जाए तो फिर आप करने क्या आए थे? आपने डिलीवर आज तक क्या किया? अकाउंटेबिलिटी की है? आपने एनआरओ जेब में रखे हुए, हर एक को एनआरओ दिया आपने। ऑर्डिनेंस पे आप गवर्नमेंट चला रहे हैं। कोई एक मुझे बता दें आपने हाईवे एस्टेब्लिश की हो, कोई एक नई चीज आपने। सी पैक एक उम्मीद थी पाकिस्तान की, आप सबने मिलकर उस पर करप्शन करके 25-26 बिलियन डॉलर वो खा गए। वो बिल्कुल बंद पड़ा है, चाइना आपसे नाराज है। आपने किया क्या आज तक? मेरी समझ, मुझे भी बताए, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान से मैं पूछ पूछ के लोगों के भाई कोई एक चीज मुझे बता दो जो पीटीआई ने की हो, ताकि मैं खुद तो सोचने की मैं कहूँ कुछ तो हुआ है। आपने बल्कि इसको, पाकिस्तान जो तरक्की पे जा रहा था, आपने उसको भी रिवर्स गियर लगाया है। उसकी वजह यह है आप इसको अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं। आपने झंडे तालिबान के लगाए हैं। और अफसोस की बात यह है कि ओआईसी में वो आए ही नहीं अफगानी। उन्होंने अपना फॉरेन मिनिस्टर नहीं भेजा ओआईसी में, और मुसलसल हमले कर रहे हैं आपके ऊपर बॉर्डर से। देखिए आपने जिनको इतना अरसा पाला, अपना सारा कुछ किया, सारा कुछ झोंक दिया उनकी खातर। अमेरिका से दुश्मनी ले ली आपने, उसामा बिन लादेन को भी रखा यहाँ पे। वो आके ओआईसी में वो कंट्रीब्यूट ही नहीं किया, पार्टिसिपेट ही नहीं किया उन्होंने आके। देखिए आपकी फॉरेन पॉलिसी की फ्लेवर देखे। और प्राइम मिनिस्टर तो शहीद कहते हैं उसामा बिन लादेन को, जी शहीद कर दिया अमेरिकन ने। ये तो जवाब देने पड़ेंगे। उसकी वजह यह है कि आजकल अमेरिका अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स पे है, लेकिन रिपब्लिकन आ रहे हैं वापस। आपको पता होना चाहिए, पिछले दिनों में पाकिस्तान के किसी मीडिया वाले ने उसको खबर को नहीं उठाया। यहाँ पे एक रिपब्लिकन कांग्रेसमैन है जिसने कांग्रेस में बिल पेश किया कि पाकिस्तान को जो है उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए जाए। वो हमारे साथ डबल गेम खेलते रहे। तो ये तो अभी शुरुआत है, डायलॉग होगा इसके ऊपर। रिपब्लिकन पूछेंगे, 22 सेनेटर्स ने दिया था बिल। वो चाहते हैं कि हमारे साथ जो 20 साल हमारे साथ खिलवाड़ हुआ है उसका कुछ सवाल जवाब हमारे साथ करे, हमें बताए कि क्या व्हाट हैपेंड, हम उस रीजन में क्या हुआ है, वो क्वेश्चन लेंगे, पूछेंगे। लेकिन आजकल तो प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स में है, जिसका आप फायदा उठा रहे हैं। आप एब्सोल्युटली नॉट के भी नारे लगा रहे हैं, कभी कुछ नारे लगा देते हैं, कभी आप उठ के रशिया चले जाते हैं। तो ये इस तरह नहीं होगा। असल में इस वक्त अगर आरजू देखा जाए तो द एंटायर वर्ल्ड इज लीडरलेस, क्योंकि अमेरिका की लीडरशिप कोई नहीं है। और जो कुछ दुनिया में इस वक्त हो रहा है, ये लल्ले तल्ले जहां जो कुछ भी हो रहा है, सिर्फ इसी वजह से हो रहा है कि अमेरिका हैज नो लीडर। अमेरिका डजंट हैव अ प्रेसिडेंट और स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट। कोई पॉलिसी नहीं है। ईरान भी उनको टीज कर रहा है। कौंसल जनरल पे उन्होंने अटैक किया अर्बील के अंदर, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इनको छोटे छोटे कंट्री थ्रेट कर रहे हैं, चुप कर जाते हैं। क्योंकि उसकी वजह यह है कि अमेरिका के अंदर जो बाइडन इज नॉट अ पॉपुलर प्रेसिडेंट। जब अगला प्रेसिडेंट पॉपुलर आएगा, वो फिक्स करेगा चीजों को, पेंटागन को स्ट्रॉन्ग करेगा, फॉरेन पॉलिसी को देखेगा। उनके साथ जो मजाक जिन लोगों ने किया है वो देखेंगे इन चीजों को, क्यों नहीं देखेंगे। लेकिन सर इमरान खान का कहना है कि जी मैं रिजाइन नहीं करूंगा चाहे जो मर्जी हो जाए, तो मैंने तो आपको आपको क्या लग रहा है कि रिजाइन ये मेरे ख्याल है कर भी नहीं सकते शायद? आरजू, मैंने रिजाइन की बात नहीं है। मैंने आपको कहा है उनकी पॉलिसी है कि अगर मैं नहीं तो कोई भी नहीं। वो तो चाहते हैं कि रेड जोन के अंदर कोई बड़ी वारदात पड़े जिसके पूरा जो है कंट्री शेकअप हो जाए। वो तो चाहते हैं सारे इस वक्त। अगर देखें ना, मैंने जो अगले दिन आपको आपके सेगमेंट में कहा था कि इनके मशवरे देने वाले जो है वो ना समझ है। हालांकि अगर आज रिजाइन करके चले जाए तो बहुत बड़े लीडर बन के वापस आ सकते हैं, लेकिन वो इस तरह जाना नहीं चाहते। वो तो इस सर चीज पहले भी किसी ने रिजाइन नहीं किया सर, पाकिस्तान में तो रिवाज ही नहीं है रिजाइन करने का। लेकिन कहीं ना कहीं से चीजों की शुरुआत होती है, होनी चाहिए। देखिए ना, आज जो कुछ भी हो रहा है, तहरीके अदम एतमाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जमहूरियत की एक एक्सरसाइज है। इसको इतना रोकना,
इसके खिलाफ ये जिंदगी मौत का बना लेना ये तो बिल्कुल ज्यादती है। जिस तरीके से देखे ना सिंध हाउस पे जिस तरह अगले दिन डाकुओं की तरह हमला किया गया है वहां पे, ये दहशतगर्दी नहीं तो और क्या है? जिन लोगों की जान खतरे में डाली इन्होंने। और वो सबसे बड़ी बात है, 2 उनको एमएलए लीड कर रहे थे और रेड जोन के अंदर है। मैं हैरान हूं उसके ऊपर उसके कॉन्सिक्वेंसेस किस इजीली उनको पर्सनल बेल्स पे छोड़ा उन्होंने। वही एक रात गुजारी उन्होंने सारी। सर एक वीडियो और हो सकता है आपने देखी हो सोशल मीडिया पे, जिसमें इन्हीं की पार्टी के मेंबर जो हैं इमरान खान साहब की, वो कोई एक्सरसाइज वगैरह पीछे लोग कर रहे हैं, डंडे वंडे तैयार कर रहे हैं कि जी ये लेकर हम जाएंगे। वो और लोग फैसलाबाद में डंडों के ऊपर कीले लगा रहे हैं, बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं और जानबूझ के फैलाया जा रहा है। एक खौफ और हरास पैदा किया जा रहा है, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जा रही है। ज्यादती है ये, पाकिस्तान के साथ ज्यादती, पाकिस्तान के साथ दुश्मनी के मुतरादिफ है ये जो कुछ भी कर रहे हैं, ज्यादती हो रही है। इस तरह नहीं होना चाहिए। जमहूरियत को जमहूरियत समझना चाहिए। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो होता है हर इंसान का हक है। और मेरे ख्याल में उसके ऊपर इतना पर्सनल असले लेके मारने बनाने तक जाना, खान साहब खुद स्टेटमेंट दे चुके हैं कि मैं देखूंगा तरीके आदम एतमाद के बाद मैं देखूंगा, इनके साथ मैं खुद निपटूंगा। इस तरह धमकियां तो नहीं देनी चाहिए। सियासत थोड़ी कुछ समझाने वाले कोई नहीं, कोई समझाने लेकिन वाला। सर अभी ओआईसी की मीटिंग भी चल रही है, और उसको आप कैसे देखते हैं? कोई फायदा है इसका, या बस ऐसे ही वैसे घबराए हुए खान साहब और इवन शाह महमूद कुरैशी साहब भी काफी परेशान नजर आ रहे थे उसके अंदर, देखिए बॉडी उसमें लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। मैं ओआईसी की मीटिंग के खान साहब को वहां नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि आप कौम पाकिस्तान का एतमाद खो चुके हैं, लोगों का एतमाद खो चुके हैं। आप किस किस मुंह से वहां आपने स्पीच डिलीवर की है? क्योंकि आपको तो पाकिस्तानी अवाम चाहती नहीं है। मेरे ख्याल वेस्टर्न सिविलाइजेशन जिसका हमेशा खान साहब कहते थे, मैं ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हूं तो मैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन को समझता हूं। वहां पे जब तहरीके एतमाद, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फाइल कर दिया जाता है, प्रेसिडेंट जो है वो बिल्कुल फैसले नहीं करता, क्योंकि उनको रिस्पेक्ट नहीं होती। आप खुद जरा सोचें, जो 57 लोगों के वज़रा खारजा बैठे होंगे, वो क्या सोच रहे होंगे इनके बारे में कि ये तो घंटों का मेहमान है बंदा, ये क्यों स्पीच दे रहा है यहाँ पे? और फिर इन्होंने वही भाषण दिया और दूसरा खुद एडमिट किया इन्होंने कि फलस्तीन और कश्मीर पर ये ऑर्गेनाइजेशन फेल है, तो फिर इनको बुलाने का क्या फायदा था? और ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने $1 अफगानिस्तान के लिए नहीं दिया। और आपको पता है ओआईसी पूरी दुनिया में फेल है। ये सिर्फ अमेरिका का टूल है, सऊदी अरेबिया का टूल है, और उनके इंटरेस्ट को ये सर्व करते हैं। इनको बुला के अकबर बादशाह ने पाकिस्तान की गुर्बत का मजाक उड़ाया, जहां पे 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा। आपने पूरे पिंडी इस्लामाबाद को बंद करके वहां इतने शाहाना तौर पर 57 लोगों को रखा है। पाकिस्तान के अंदर इस तरह की चीज करने तुक बनता है, जितनी गुर्बत है पाकिस्तान में। और दूसरा फॉरेन पॉलिसी का फ्लेवर देखें, सऊदी अरेबिया और दुबई यूएई के लोग सारे पहले कश्मीर को होके आए जाके, वो भारत से कश्मीर का दौरा करके आए हैं, वहां पे वो अपने इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। इनकी फॉरेन पॉलिसी के मुंह पे ऊपर तमाचा था वो। इनको तो चाहिए था ओआईसी कैंसिल कर देते अगर, भाई ये क्या हो रहा है। लेकिन ये को मॉरल्स हो तो तब है। इन्होंने ओआईसी को इस्तेमाल किया अपनी अपनी गवर्नमेंट को बचाने के लिए। ये 2 दिन और इनको मिल गए इसमें, ओआईसी के चक्कर में लोग निकल नहीं सके, वोट नहीं दे सके, तो दूसरी तरफ चली गई। इन्होंने इसको पॉलिटिकली यूज किया, मैनिपुलेट किया, लोगों को बेवकूफ बनाया। सर 4 दिन के लिए इन्होंने जो है पूरा इस्लामाबाद बंद किया हुआ था। लेकिन सर ये सीख भी तो सकते थे ना भारत से, अगर भारत लोगों को ला सकता है अपने कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो हमारे यहाँ भी आया जा सकता है। लेकिन उसके लिए तरीका होता है, उनसे बातचीत की जाती है, उन्हें अट्रैक्ट किया जाता है। हमारे यहाँ तो मैं जा चुकी हूँ सर 1.5-2 साल पहले वहां पे एक शो बनाने के लिए। सड़कें नहीं बनी हुई हैं, जाना मुश्किल है, मोबाइल सर्विस नहीं है, वो सही नहीं चल रही होती, मतलब जगह जगह सिग्नल ड्रॉप हो रहे होते हैं। बहुत मसले हैं हमारे आजाद कश्मीर में। यहाँ पे कोई काम ये नहीं करते डेवलपमेंट का। मैं एग्री नहीं करूंगा। आप कह रही है कश्मीर में मसाइल है, आप जरा रवात के पास जीटी रोड पे जाए जरा। मैं यहाँ इस्लामाबाद से निकल के पिछले दिनों गुजरात गया हूँ, तो लग रहा था अफगानिस्तान की सड़कों में चल रहा हूँ। आप कश्मीर की सड़कें किस तरह होंगी? आपकी पिंडी इस्लामाबाद की सड़कें ठीक नहीं। जाए जरा रावलपिंडी से, जाए रवात के पास। यहाँ से आप किसी दिन जरा शुगर के तौर पे जाए, यहाँ से गुजर खा 50 मील, जरा पता चल जाएगा आपको। आप कश्मीर की बातें कर रहे हैं। कश्मीर में क्या होना है? जाहिर है जब पाकिस्तान में कुछ नहीं कर सकते, कश्मीर में क्या करेंगे? ये तो एक मेरा मकसद है। लेकिन देखें, नहीं सर, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट तो किया जा सकता है ना, अगर ये चाहते हैं कि लोग आए हमारे यहाँ भी इन्वेस्ट करें, जैसे भारत में करते हैं। डिसएग्री करूंगा आरजू। इन्वेस्टमेंट होती है जहां लॉ एंड ऑर्डर, इन्वेस्टमेंट वहां होती है जहां की अदालतें इंसाफ डिलीवर कर रही हैं। अगर ये 2 चीजें ना हो तो आप इन्वेस्ट करेंगे वहां पे? जहां पे गोलियां चल रही हो, जहां पे अगवा हो रहे हो, आप करेंगे वहां पे? जहां की अदालतें इंसाफ ना दे पाए आपको, आप वहां पे पैसे लगाएंगे? आप बिल्कुल। ये चीजें बाद में आती हैं।
पहले इंफ्रास्ट्रक्चर होता है आपके पास, सोसाइटी को ऑर्गेनाइज किया जाता है। आप मुझे ये बताएं, जो खेल इस वक्त इस्लामाबाद में खेला जा रहा है, आपका क्या ख्याल है, इन्वेस्टर या दुनिया देख नहीं रही कि कितने इमेच्योर हैं ये पोलिटिकली, एक दूसरे के गिरेबान फाड़ते हैं ये। जिस तरीके से डंडे बनाने की वीडियो चल रही है इस वक्त के, ये डंडे लेके फैसलाबाद से आने वाले हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएंगे, कौन आगे पैसे लगाएगा यहाँ? जिस तरीके से मैं हैरान था इस बात पे, जब खान साहब चाइना गए हैं, इनका एक ऑब्जेक्टिव ये था कि उनको अट्रैक्ट किया जाए चाइनीज इन्वेस्टर्स को, कि आके पैसा लगाए, और जब वहां पे गए तो नोशकी में 4 दिन हालत जंग थी वहां पर बलूचिस्तान में। आपके इंटरनल हालात ये हैं, तो इन्वेस्टर्स को किस पहले ठीक करके जाओ यार, बलूचिस्तान को खुश करके जाओ, बलोचियों को अमन लेकर जाओ, उनको को मैं इन्वेस्टर्स लेके आता हूँ यार, यहाँ पे आपका फायदा होगा, पीछे उधर जाके। सर, बलोचिस्तान की आपने बात की, आपको याद नहीं इन्होंने कहा था हजारा कम्युनिटी के लोगों को कि मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, वो लोग जो अपने प्यारों की लाशें लेके बैठे थे उनको ये जवाब दिया। घर में जा रहे हैं, मिर्जा साहब के फ्लैट में भी चले गए, जो फमीदा मिर्जा साहब के भी चले गए फ्लैट में, अब जाके चोई साहबान को पूछने चले गए। आजकल तो मिनतों तरले पे आ गए ना मेरा, अब तो देखे ना, अब ब्लैकमेल नहीं हो रहे तो क्या हो रहे? ये रियासत मदीना का सबसे बड़े ठेकेदार है, ये अंदाजा लगाए अपना कंट्राडिक्शन का। सर, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बनी गाला का नाम रियासत मदीना रख देना चाहिए और वहां का प्राइम मिनिस्टर बन जाना चाहिए। लेकिन सर एक चीज और मैं आपसे पूछूंगी कि इंडिया से हम बहुत कुछ सीख भी सकते हैं, जैसे उन्होंने बहुत अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया, इसके अलावा उनके हर जगह पे, बल्कि अक्सर जगह पे उनके बड़ी बड़ी कंपनीज में उनके सीईओज बैठे हुए हैं, यूट्यूब हो चाहे गूगल हो, चाहे कई कंपनीज ने उनके ऑफिसेज इंडिया में खोले हैं। हमारे यहाँ कोई आने को तैयार ही नहीं होता, और उसकी ज़ाहिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो है ही, लेकिन गवर्नमेंट की हालत देख के भी शायद कोई नहीं आता। देखिए, भारत की हिस्ट्री देखें, भारत का हमारे साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। आपका कंपैरिजन तो बांग्लादेश के साथ भी नहीं हो सकता। भारत तो बहुत 1947 से है वो। आप तो बांग्लादेश 1973 में आजाद हुआ है, आपसे जान छुड़ाई उन्होंने, आप तो उनके साथ भी नहीं कंपेयर कर सकते अपने आप। तो भारत का तो देखे ना, मैं इतना खुश हूं इस बात पे कि आम पार्टी दिल्ली के में उन्होंने डिलीवर किया, पंजाब में आ गए। देखिए किस तरीके उनका पॉलिटिकल, उनका जो फैब्रिक क्या है, वहां पे कोई हाइब्रिड सिस्टम नहीं है, क्या चीज है। लेकिन ये कि मैं सर, सॉरी सर, सर कंपैरिजन के लिए नहीं कह रही सर, सीखने के लिए कह रही हूँ, सीखा तो जा सकता है। लेकिन उसमें ये ना कि आप नफरत से निकलेंगे तो कुछ सीखेंगे ना। हमारा तो भारत के खिलाफ नफरत एक कारोबार है, इसके ऊपर कारोबार होता है भारत के साथ नफरत। ये तो इसमें क्या करें, जब आप नफरतों से आगे जाएंगे तो तरक्की होगी। जब आप देखेंगे कि हमने इस कंट्री को बचाना है, हमने कुछ सीखना है। उनकी आईटी, खान साहब को पता है कि आईटी की यहाँ बहुत जरूरत है, एजुकेशन की, इंस्टीट्यूशंस की। एक दो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं कराची की, मौलाना बशीर है मेरा ख्याल, उनका उन्होंने बहुत काम किया, आईटी के बच्चों को ट्रेन किया है। उनका हर बच्चा $1000 कमा रहा है, पता है, इनको सब पता है। लेकिन लल्ले तलल्ले लूटने मारने से बचे जान तो तब है। मैंने आपको हमेशा आरजू ये कहा है कि नेशनलिज्म और खौफ खुदा नहीं, नेशनलिज्म के बगैर नेशन सर्वाइव नहीं कर सकती, ये मेरी बॉटम लाइन है। तो आप मुझे दिखा दें किसी के अंदर कोई नेशनलिज्म है, बिल्कुल नेशनलिज्म नहीं होगा तो किस तरह करेंगे? पता तो इनको है, अपने बच्चे तो देखे ना, अपने बच्चों की सिटीजन बाहर की, अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टियां बाहर, अपना सर। खान साहब अपने 2 बच्चे लाके यहाँ किसी मदरसे में दाखिल क्यों नहीं कराते, रास्ते मदीना में लाके? सर, 2 नहीं 3 है सर, मिसाल कायम करें। सर 3 बच्चे हैं, 2 नहीं है खान साहब के, बेटी भी तो है एक। लेकिन सर, बिल्कुल, लेकिन सर आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं, 28 को क्या होने जा रहा है? देखें, मेरी जो सबसे पहले जो रिक्वेस्ट होगी, मैं कहता हूं कि जो इस वक्त जो हमारे जो इस वक्त कैबिनेट के नाम ईसीएल में होने चाहिए, एएससी की बेसिस पे जो कुछ भी होने जा रहा है, लेकिन इनका इक्तदार जो है मुझे वो लिमिटेड नजर आ रहा है। मेरे ख्याल में मेरी कोई 2 हफ्ते पहले ओपिनियन कुछ और थी। पाकिस्तान के अंदर जब था तो मैं कुछ चीजें ऐसी थी, लग रहा था शायद कि इनकी गवर्नमेंट बच जाए और पंजाब में चेंजेस आए। लेकिन आज आज मुझे इनकी गवर्नमेंट जाती नजर आ रही है और कोई अबूरी हुकूमत बनने का जो मुझे चांसेस ज्यादा लग रहे हैं मेरे ख्याल में। लेकिन मतलब अबूरी गवर्नमेंट बनेगी, फिर इलेक्शंस होंगे। लेकिन मेरे ख्याल में मैं एक्सपेक्ट करूंगा जो पाकिस्तान के डिसीजन मेकर हैं वो ईसीएल लिस्ट जो है उसको क्रिएट करें, क्योंकि लोग इस वक्त वन वे टिकट लेके भागने के चक्कर में बहुत ज्यादा।
बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं सर। बहुत शुक्रिया कि आपने आज जॉइन किया और मैं आगे 20 और 28 तक आपको परेशान करती इंशाल्लाह। रहूँगी और आपसे रिक्वेस्ट करती नहीं, रहूँगी। लास्ट में यार, सो लास्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेहरबानी, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।